Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. वेलकम टू क्लास सेकेंड ऑफ आवर फ्री स्पेशल एजुकेटर कोर्स और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिमेनिंग पार्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज मानव वृद्धि और विकास का जो व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य है उसको आज हम देखेंगे. सो द बिहेवियर पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंट, reinforcement and conditioning. This perspective does not emphasize thoughts, emotions or unconscious motives but instead explains human development through learning and experience. right? कि जो behavioral perspective है वो क्या बताता है, वो ये उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि जो हमारे बिहेवियर में हमें दिखती हैं, राइट, और बताता है कि भाई जो भी हमारा बाहरी कारक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लाइक हमारा पर्यावरण है, कोई रेनफोर्समेंट हमें मिल रही है या कंडीशनिंग हमें दी जा रही है, तो उससे जो ह्यूमन है वो कैसे प्रभावित होती है. यह परिप्रेक्ष्य विचारों, भावनाओं और जो अचेतन उद्देश्य है उन पर जोर नहीं देता, बल्कि सीखने और अनुभव के माध्यम से जो मानव विकास है वो कैसा हुआ है, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस चीज़ की यहाँ पर ये व्याख्या करता है. राइट, तो इसमें हमारी फर्स्ट थ्योरी आती है BF स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. सो इट्स डेवलप्ड बाय BF स्किनर. ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन हाउ बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. राइट, कि डिफरेंट स्टिमुलस देकर हम कैसे किसी के बिहेवियर को शेप अप कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ड्राइवन बाय इनर थॉट्स और मोटिवेशंस बट बाय एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट, रिवार्ड्स और पनिशमेंट. राइट, तो ये बोलते हैं कि भाई जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कोई इनर थॉट्स या मोटिवेशन से नहीं चलता, बल्कि उसको एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट क्या मिल रही है, कि भाई बच्चे को रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, तो उनसे जो है ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पर दिखता है. सो फर्स्ट रेनफोर्समेंट हम जब भी यूज़ करेंगे तो वो हम बिहेवियर को इंक्रीज कराने के लिए करेंगे. राइट, तो उसमें हम पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है वो भी दे सकती है. लाइक बच्चे ने अगर टाइम पर काम किया तो उसे हम प्रेज करेंगे या कोई गिफ्ट कर देते, तो उससे भी जो बच्चा है उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेगा. राइट, तो ये उस बिहेवियर को इंक्रीज करेंगी. एंड देन नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या करेंगे कि कोई भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, कि भाई कोई बच्चा बोलना चाह रहा है लेकिन उसके जो साथी है वो उसको स्कोल्ड कर रहे हैं, तो हम उन जो साथी है उसके जो पीयर्स हैं अगर उन पे ध्यान दें और उनको ध्यान दें कि भाई ये आगे से बच्चे को परेशान ना करे, तो उससे भी जो है बच्चे का जो बिहेवियर है वो यहाँ पर जो पॉजिटिव बिहेवियर जो हमें चाहिए वो इंक्रीज होगा. राइट, तो रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट, तो वो यहाँ पर किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए इस थ्योरी में उसका यूज़ किया जाता है. राइट, कि हम उसको प्रेज कर सकते हैं या अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट है तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है हमारी BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत. तो BF स्किनर द्वारा विकसित ऑपरेंट कंडीशनिंग इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि व्यवहार और परिणामों को कैसे आकार लेना है. राइट, और ये सिद्धांत ऐसे बोलता है कि भाई जो मानव का व्यवहार है वो आंतरिक विचारों या प्रेरणाओं से नहीं, बल्कि जो बाहरी सुदृढ़ीकरण है, राइट, कि जो पुरस्कार मिला है या उसको जो दंड मिलने वाला है उसके डर से या उसकी खुशी है जो, उससे जो मानव का व्यवहार है वो यहाँ पर विकसित होता है. तो सुदृढ़ीकरण जो होता है वो हमेशा व्यवहार को बढ़ाता है. अब चाहे उसको सकारात्मक रूप में दो या नकारात्मक रूप में दो. राइट, सकारात्मक हम कैसे दे सकते हैं कि किसी बच्चे ने टाइम पर काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो हम उसकी सराहना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं. राइट, तो इससे क्या होगा कि बच्चा नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ को जो है बढ़ावा करेगा, वो जो हमने प्रशंसा करिए तो बच्चा खुश होकर उस चीज़ पर ज़्यादा काम करेगा. और नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण है यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे के आसपास मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा, मान लो बच्चा लिख रहा है और उसके आसपास बहुत नॉइस है या वो उसको मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिस्ट्रप्टिव है, तो अगर उसके एनवायरनमेंट को भी ठीक कर दे तो भी जो है बच्चे का यहाँ पर आउटकम अच्छा होगा और जो व्यवहार हम उससे चाहते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएगा. राइट, उसके बाद जो है स्किनर बात करते हैं पनिशमेंट की. राइट, कि सजा, ये जो पनिशमेंट देंगे इससे जो भी बिहेवियर होगा वो हमेशा डिक्रीज होगा, या हम उसे पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे बिहेवियर को ये कम करेगी. राइट, सो एडिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू रिड्यूस बिहेवियर, लाइक अ चाइल्ड इज गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर मिसबिहेविंग. राइट, तो उसको पॉजिटिव पनिशमेंट क्या देंगे सकारात्मक रूप से कि जो बच्चा दुर्व्यवहार करता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा होमवर्क यहाँ पर हम देंगे. एंड नेगेटिव पनिशमेंट की कोई प्लीजेंट स्टिमुलस है वो रिमूव कर देंगे. ठीक है, कि भाई अगर आपने क्लास में जो है शैतानी करी, ठीक है, तो उस व्यवहार को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि भाई लंच में जो आपकी प्रिविलेजेस है कि भाई बच्चे घूम रहे हैं, कैंटीन में जा रहे, खाना खा रहे, तो आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा. राइट, तो कोई प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करके या कोई अनप्लीजेंट स्टिमुलस जैसे कि ज़्यादा काम करना देकर हम उसकी जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज कर सकते हैं. राइट, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करेगा कि मिसबिहेव नहीं करेगा, कि भाई अगर मैंने मिसबिहेव किया तो मुझे ज़्यादा काम मिल जाएगा, या मैंने क्लास में अच्छे से काम नहीं किया तो मुझे लंच में बैठ के रिसेस में अपना काम करना पड़ेगा और मैं घूम नहीं सकता. राइट, तो जो भी पनिशमेंट होगी वो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करेगी.
राइट। देन शेपिंग, जो आकार देना, सो ग्रेजुअली मॉडिफाइंग बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, कि भाई हम ग्रेजुअली उसमें मॉडिफिकेशन कर करके जो व्यवहार हमें चाहिए, जो बिहेवियर, उसको हम लेकर आ रहे हैं। सो teaching a child how to write by first reinforcing holding a pencil, then forming letters and eventually writing words, right? जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई पहले हाथ से पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं, तो वो क्या है, ग्रेजुअली हम उसको शेप अप कर रहे हैं कि भाई वो कंप्लीट जो है अपने आप से लिखना सीख जाए, राइट? कि पहले पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, फिर लेटर कैसे फॉर्म होते हैं, देन इवेंचुअली वो बच्चा कैसे उसको वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं उसको सीख जाएगा। देन नेक्स्ट थ्योरी हमारी इसमें आती है इवान पेल्वोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, राइट? तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को एसोसिएट करके जो है कंडीशनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, राइट? तो इन्होंने सबसे पहले बात करी है अनकंडीशन स्टिमुलस की, राइट? कि कोई भी स्टिमुलस नेचुरली हमारा कोई रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, राइट? जैसे कि खाने की स्मेल से हम ऑटोमेटिकली हंग्री फील करने लग जाते हैं, राइट? तो ये जो स्मेल है खाने की, वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे लिए, राइट? तो एक उत्तेजना जो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, उसे बिना शर्त वाली जो उत्तेजना है, अनकंडीशन स्टिमुलस, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। एंड देन अनकंडीशन रिस्पॉन्स, राइट? कि जो भी हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस मिला, ठीक है, जैसे कि खाने की जो हमें खुशबू आई, तो हमारा अनकंडीशन जो अनकंडीशन रिएक्शन वहाँ पर होगा कि हमें भूख लग जाएगी, ठीक है? तो जो बिना शर्त की जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, उसके प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारी होगी कि एक अनकंडीशन सा स्टिमुलस हमें मिला कि खाने की खुशबू में आई और हमें भूख लग गई, राइट? हमने ऐसा सोचा नहीं कि भाई हमें भूख लगनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हुआ, राइट? एक नेचुरल रिएक्शन था। देन कंडीशन स्टिमुलस की बात करी है, अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, राइट? कि भाई अब क्या करा इन्होंने, जो भी अनकंडीशन स्टिमुलस था उसको एक एसोसिएट कर दिया कंडीशन स्टिमुलस के साथ, ठीक है? कि अगर खाना आ रहा है, मान लो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई डॉग था, उसके सामने खाना लेकर जा रहे थे, तो उससे पहले बेल बजाते थे, राइट? तो अब जब उसको बार बार मिला कि भाई ये बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा, तो जब भी बेल बजती थी तो उसके मुंह से लार गिरने लग जाती थी, कि उसको पता था कि भाई खाना आने वाला, राइट? तो खाना आने वाला, तो ये एक हमारा कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर बन जाता है, शर्तबद्ध उत्तेजना, राइट? कि अगर बेल यहाँ पर बज रही है, घंटी बज रही है, तो यहाँ पर खाना आएगा। तो सब पहले से तटस्थ उत्तेजना को जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसे जुड़ने के बाद एक प्रतिक्रिया को यहाँ पर ट्रिगर करती है। तो उन्होंने बेल बजाकर जो है उसे कंडीशन कर दिया कि भाई बेल बजते ही उस डॉग को लगेगा कि उसका खाना आने वाला है, और उसका रिएक्शन होगा कि उसके मुंह से लार निकलने लग जाएगी, राइट? देन कंडीशन रिस्पॉन्स, राइट? कि जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस था कि हमने खाने को बेल से यहाँ पर जोड़ दिया, तो जब हमारा रिस्पॉन्स होगा वो भी कंडीशन होगा कि अगर कोई और भी और आवाज़ें आएंगी डॉग को, जिसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसने नहीं सोचा कि भाई भूख लग रही है या उसके मुंह से लार नहीं गिरी, लेकिन जब भी बेल की आवाज़ आती तो डॉग बिल्कुल अवेयर हो जाता है, उसके मुंह से लार निकलने लग जाती। क्यों? क्योंकि उसका जो कंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है, बेल बजना, तो उसको सुनकर उसको यहाँ पर भूख लगने लग जाती थी, इवन विदाउट अ फूड, राइट? कि उसको खाना दिखे या ना दिखे, लेकिन उसको पता था कि अगर बेल बज रही है तो खाना आएगा, और उसके मुंह से ऑटोमेटिक यहाँ पर लार निकलने लग जाती थी, राइट? तो घंटी की आवाज़ सुनते ही भूख लगना उसको स्टार्ट हो जाता था, यहाँ तक कि अगर उसको भोजन नहीं भी दिख रहा है तब भी उसको भूख यहाँ पर लग जाती थी। सो इवान पेल्वो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने एक बेल को रिंग किया था, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो है डॉग्स को फीड कराने से पहले। एंड आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग्स द डॉग बिगिन टू सेलिवेट जस्ट बाय हियरिंग द बेल इवन विदाउट द फूड, राइट? और आफ्टर मल्टीपल टाइम्स की जब डेली डेली 1 वीक तक या 2 वीक तक उसको बेल बजाकर खाना दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब भी बेल बजाई जाती तो उसके मुंह से खुद लार निकलने लग जाती। बेल थी वहां पर एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया कि इसकी कंडीशन है कि भाई बेल के बाद यहाँ पर खाना आएगा, और उसका जो है रिस्पॉन्स भी कंडीशन था कि उसको भूख लग गई है बेल की आवाज सुनते ही, राइट? तो पेल्वो का प्रयोग क्या था कि पेल्वो ने कुत्तों को खाना खिलाने से पहले जो घंटी थी उसको बजाई, तो ये घंटी यहाँ पर एक तटस्थ उत्तेजना थी, और बार बार जोड़े बनाने के बाद, ठीक है, कि बार बार जब उसको घंटी बजाई फिर खाना दिया, घंटी बजाई फिर खाना दिया, तो कुत्तों का भी क्या हो गया कि उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनकर ही उनकी लार टपकना यहाँ पर शुरू कर दिया, राइट? तो घंटी एक वातानुकूलित उत्तेजना बन गई, और जो लार टपकना था एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया यहाँ पर उस डॉग की बन गई। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? सो द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ह्यूमन डेवलपमेंट. It emphasizes that individuals have free will and the ability to make conscious choices to achieve their full potential, right? तो जो मानवतावादी दृष्टिकोण है हमारा मानव वृद्धि और विकास के बारे में, वो आत्म साक्षात्कार और सकारात्मक मानव विकास की क्षमता पर केंद्रित है कि कैसे हम जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस को, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं कॉन्शियसली। एंड यह इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्तियों के पास स्वतंत्र इच्छा और अपने
पूरी क्षमता हासिल करने के लिए जो सचेत विकल्प है वो बनाने की क्षमता यहाँ पर होती है, राइट। सो अनलाइक बिहेवियरिज्म जो हमने अर्लियर डिस्कस किया उस पर फोकस करता था जो अनकॉन्शियस ड्राइव थी, राइट। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हमारी सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल मीनिंग और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है लाइक उसके अपोजिट यहाँ पर चीजों पर फोकस कर रही है, राइट। तो व्यवहारवाद के विपरीत जो बाहरी व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता था, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो अचेत प्रेरणाओं पर जोर देता था, जो मानवतावादी सिद्धांत है वो हमारी आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत अर्थ और आंतरिक प्रेरणा पर प्रकाश डालते हैं, राइट। सो इट एम्फसाइजेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लाइक हमें अपना खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनना है, खुद का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है, ग्रोथ है, उस पर कैसे फोकस करना है, एंड बिलीव पीपल आर इनहेरेंटली गुड एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड एनकरेज सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, राइट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर इन थ्योरी से ऐसे आ सकता है कि भाई जो बिहेवियरिज्म है उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया, या जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया। तो इन थ्योरीज को आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर करना है। तो जो हमारी व्यवहारवाद है उसके विपरीत जो मानवतावादी सिद्धांत है वो कहाँ पर जोर देता है, हमारे आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है, देन व्यक्तिगत क्षमता और विकास उस पर ध्यान केंद्रित करता है, और विश्वास करता है कि भाई लोग जो है वो स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और सकारात्मक बदलाव करने में वो सक्षम होते हैं। ये हमारी आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास को जो है प्रोत्साहित करता है, राइट। देन इसी में हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसमें मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है, राइट। कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी एक जो नीड्स होती है उनकी हायरार्की इन्होंने बना दी है, राइट। तो one of the most influential theories of the humanistic perspective is Maslow's hierarchy of needs proposed by Abraham Maslow in 1943. So Maslow believed that human development follows a sequence of needs, right? कि भाई पहले लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, ये मेरी नीड पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी कोई दूसरी नीड होगी, सेफ्टी की नीड होगी, सिक्योरिटी की नीड होगी, राइट। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि भाई पहले सबसे पहले किसी इंसान को क्या चाहिए कि भाई सबसे पहले खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, राइट। देन उसको घर चाहिए रहने के लिए, फिर उसके बाद सोचेगा कि भाई घर है तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि एक हायरार्की जो है ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस होता है उनकी नीड्स का, वेयर बेसिक सर्वाइवल नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर अचीविंग पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। कि जो बेसिक सर्वाइवल की नीड्स है कि खाना पानी उसको मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं उसको, घर है उसके पास, राइट। कि जो बेसिक सर्वाइवल की नीड्स है सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक मास्लो की आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है, जिसे 1943 में अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तावित किया गया। मास्लो का मानना था कि जो मानव विकास है वो आवश्यकताओं के एक क्रम का अनुसरण करता है, राइट। कि हमारा क्रम क्या है कि सबसे पहले हमें खाना मिलना चाहिए जिंदा रहने के लिए, खाना पानी हमारे पास होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि घर भी होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि घर तो है लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैस्लो ने जो है 5 लेवल्स यहाँ पर नीड के बनाए। सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। कि जो हमारी बेसिक शारीरिक जरूरतें हैं कि फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, ये हमें मिलनी चाहिए। इफ दीज आर नॉट मेट अ पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन द हायर नीड, राइट। कि जो बच्चा भूखा जा रहा है क्लास में तो वो लर्निंग पर फोकस नहीं कर सकता, राइट। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर भूखा है तो वो आगे की चीज सोच नहीं सकता ना। सबसे पहले उसका मेन मोटिव रहेगा कि भाई उसको खाना मिल जाए, वो जिंदा रह ले, सर्वाइव कर ले, राइट। देन नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स, राइट। कि जो सुरक्षा की जरूरत है कि जब इंसान की बेसिक नीड्स फूड, वाटर, शेल्टर वो यहाँ पर पूरी हो रही होती है, देन नेक्स्ट उसको आता है कि भाई अब मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मेरा एनवायरमेंट सिक्योर होना चाहिए, राइट। एक प्रोटेक्शन, एक स्टेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, एक सिक्योर एनवायरमेंट उसके पास होना चाहिए। तो उसकी नीड यहाँ पर उसको फील होती है, राइट। कि उसको सुरक्षा हो, ऐसा नहीं कि केवल आज का खाना खा ले तो उसको फ्यूचर की भी टेंशन रहेगी, राइट। तो उसके पास वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए कि भाई अपना वो गुजारा आराम से कर सके, एक कोई जॉब कर रहा हो या कुछ ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन कर सके और एक खुशहाली भरी एक सिक्योर एनवायरनमेंट में वो अपनी लाइफ को जी सके। देन नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंग नीड, राइट। कि प्यार और अपनेपन की जरूरतें होती है कि एक जो सामाजिक जरूरतें होती है कि हमें कोई अफेक्शन दे, सोशल कनेक्शन हमारे हो, हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, राइट। एक कम्युनिटी का सपोर्ट हमें मिले, राइट। तो स्नेह, रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव की फिर उसके बाद यहाँ पर जरूरतें महसूस होती है। देन नेक्स्ट इज आर एस्टीम नीड, राइट। अब क्या होगा, हमारा घर भी मिल गया हमें, हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, लव बिलोंगिंग हमें मिल रही है। अब एक सेल्फ एस्टीम की नीड आती है, राइट। कि अब मेरे पास ये सब है, मेरी खुद की कोई पहचान होनी चाहिए, राइट। सेल्फ वर्थ, रिकॉग्निशन, ठीक है, कि मुझे लोग जाने, तो वो वाली यहाँ पर जो है सेल्फ एस्टीम नीड्स यहाँ पर नहीं आती है। द नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, राइट। कि लोग मुझे कैसे जानेंगे, मुझे ये अचीव करना है।
तो जो सम्मान की ज़रूरतें हैं, आत्म-मूल्य और मान्यता, तो दूसरों से आत्म-सम्मान और मान्यता की ज़रूरत यहाँ पर उन्हें फ़ील होती है, ठीक है? अब इसमें भी जो है 2 कैटेगरीज़ है, एक लोअर एस्टीम कि आप चाहते हो कि भई दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें, राइट? कि आपका स्टेटस हो कि भई ये ऐसी जॉब करता है या इतना अच्छा बिज़नेस है, इस काइंड का वो पर्सन है, ठीक है? तो आप ऐसा चाहते हो। और जब हायर एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि भई मैंने इतना अचीव कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉम्पिटेंसी और इंडिपेंडेंसी जो है उस इंडिविजुअल के अंदर आएगी, राइट? जैसे अब कोई बच्चा है, वो काम कर रहा है तो टीचर उसको प्रेज़ करे तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसे ही यहाँ पर लोअर सेल्फ एस्टीम में होता है कि भई जब दूसरा आपको प्रेज़ करे कि भई आपने तो लाइफ़ में बहुत अच्छा कर लिया, ये कर लिया। और देन हायर सेल्फ एस्टीम में जब होगा कि जब आपकी खुद के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा जो है आपके लिए मैटर करे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंसी और इंडिपेंडेंस की यहाँ पर फीलिंग आए, राइट? देन नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सब करके आपको एक होगा कि मैं अपना फुल पोटेंशियल कैसे अचीव करूँ, राइट? कि अभी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, ठीक है? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। देन अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, तो वो नीड यहाँ पर जो है अगली स्टेज में हमारी आती है, आत्म साक्षात्कार की। सो द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लोज हायरार्की refers to personal fulfillment, creativity, morality and achieving one's full potential. देन नेक्स्ट हमें देखना है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, राइट? कि जो मानव विकास है, मानव वृद्धि और विकास है, उसका जो पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य है। सो द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, राइट? इट emphasizes the human development is shaped by multiple levels of environmental factors from immediate family and school setting to broader cultural and societal influence, right? कि जो हमारा वातावरण है वो हमें कैसे प्रभावित करता है, लाइक हमारे पेरेंट्स कैसे करते हैं, देन हमारे टीचर्स, देन हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चरल बिलीफ्स है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो बात करता है। सो पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों के बीच बातचीत पर केंद्रित है। यह इस बात पर जोर देता है कि मानव विकास पर्यावरणीय कारकों के कई स्तरों द्वारा आकार लेता है। तत्काल परिवार हो गया, राइट? जो उसकी इमीडिएट फैमिली, लाइक माता पिता हैं, उसके जो उसके घर में रहते हैं, और स्कूल सेटिंग से लेकर जो व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव है, तो उनका उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है, विकास है, वृद्धि है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है, राइट? तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको 5 जो है इकोलॉजिकल सिस्टम्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट इज आर माइक्रो सिस्टम, जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, राइट? जो हमारी फैमिली होती है। सो द क्लोजेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, राइट? तो हमारी फैमिली में हमारी सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहती है वो हमारी क्लोज फैमिली मेम्बर्स की रहती है, राइट? जो हमारे बेसिक जो स्टार्टिंग से हमारे केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी रहती है। सो इट इंक्लूड्स फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स, टीचर्स एंड केयर गिवर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस एट दिस लेवल शेप अ पर्सन्स अर्ली बिहेवियर एंड लर्निंग, राइट? कि जैसा हम देखते हैं अपनी फैमिली में वैसा हम सीखते हैं। लाइक ए चाइल्ड विद सपोर्टिव पेरेंट्स एंड टीचर्स इज लाइकली टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड गुड सोशल स्किल, राइट? क्योंकि वो उसने अपनी फैमिली से और अपने जो टीचर्स हैं उनसे एक्वायर कर लिया है, राइट? अनकॉन्शियसली उसने वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्वायर कर ली हैं। तो 5 पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनमें सबसे पहला हमारा होता है माइक्रो सिस्टम, जो कि तत्काल पर्यावरण, राइट? एक इमीडिएट जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे का, तो ये उसकी फैमिली होती है, जो किसी भी बच्चे का विकास का सबसे निकटतम और सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव, राइट? कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी का पड़ता है। तो इसमें परिवार, स्कूल, सहकर्मी, शिक्षक और देखभाल करने वाले शामिल हैं। इस स्तर पर मजबूत बातचीत व्यक्ति के शुरुआती व्यवहार और सीखने को आकार देती, राइट? कि हमारे माता पिता हमारे साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, हमारे जो भाई बहन है वो कैसे बातचीत करते हैं। तो जब माता पिता और शिक्षक अगर बहुत सहायक है तो हमें देखने को मिलेगा कि जो बच्चा है वो आत्मविश्वास उसके अंदर आ गया है, राइट? और सामाजिक कौशल अच्छे विकसित होते हैं, राइट? अगर मान लो आपको जैसे लैंग्वेज ही हम एक्वायर कर लेते हैं, तो जो पेरेंट्स की जो मोरल वैल्यूज़ हैं कि वो कैसे काम करते हैं, कोई सिचुएशन है तो कैसे उसको रिएक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है कैसे सोल्व करना है, तो वो सारी चीज़ें जो बच्चा है अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से यहाँ पर एक्वायर करता है। देन नेक्स्ट इज आर मीसो सिस्टम, राइट? तो मीसो सिस्टम में क्या होता है, कनेक्शन होता है। जो हमारा माइक्रो सिस्टम है, लाइक हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारा जो मीजो सिस्टम है उनमें इंटरेक्शन होता है, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर माइक्रो सिस्टम्स, स्ट्रॉन्गर एंड पॉजिटिव कनेक्शन एनहांस डेवलपमेंट। वीक और नेगेटिव इंटरेक्शंस कैन क्रिएट स्ट्रेस एंड हिंडर ग्रोथ। लाइक जैसे पेरेंट्स है, हमारा बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट है, उनका टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन है, राइट? वो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक टीचर को ही जो है पेरेंट्स को गाइड करना है कि भाई आपके बच्चे को यहाँ पर इशू आ रहा है, आपको उसको कैसे जो है इस चीज़ को समझाना है। तो ये उनके इंटरेक्शन के बारे में बात करता है। इफ पेरेंट्स एंड टीचर्स कम्युनिकेट वेल, अ चाइल्ड इज मोर लाइकली टू सक्सीड एकेडमिकली। हाउएवर इफ देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन द चाइल्ड विल स्ट्रगल, राइट? तो जब इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है तो वो उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज वो उसको नेगेटिवली यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है।
तो मीजो सिस्टम क्या बात करता है, ये जो माइक्रो सिस्टम के तत्व हैं उनके बीच में संबंध दिखाता है, राइट, कि एक जो बिल्कुल इमीडिएट हमारा जो माइक्रो सिस्टम होता है और हमारा जो मीजो सिस्टम की, जैसे एक ये हमारी फैमिली है, ये हमारा स्कूल है, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, राइट, कि अगर कोई स्कूल में टीचर है, उसको पेरेंट्स को बात बतानी है तो पेरेंट्स कितने अच्छे से उसको समझ पाते हैं, कैसे उसको लागू कर पाते हैं, तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रो सिस्टम के बीच अंतःक्रिया शामिल है। मजबूत और सकारात्मक संबंध यहाँ पर बच्चे के विकास को बढ़ाएंगे, राइट, क्योंकि वो एक दूसरे को क्लियरली यहाँ पर अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और कमजोर और नकारात्मक अंतःक्रिया यहाँ पर तनाव पैदा कर सकती हैं और विकास में बाधा डाल सकती हैं। जैसे कि माता पिता और शिक्षक अगर अच्छी तरह से यहाँ पर बात करते हैं, राइट, कि भाई बच्चा कैसे चल रहा है, इसको कहाँ पर इशू फेस हो रहे हैं, वो अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे के शैक्षणिक रूप से सफल होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि यदि संचार की कमी है, ठीक है, और एक हो रहा है कि भाई पेरेंट्स बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर टीचर से, राइट, तो उनके बीच में जब संचार की कमी है तो यहाँ पर बच्चे को उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ना जो घर पे जो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो टीचर को पता है, ना जो स्कूल में बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो उसके घर वालों को पता है, राइट, तो वो इंटरेक्शन की कमी से बच्चा यहाँ पर जो है संघर्ष कर सकता है। देन नेक्स्ट इज आर एक्सोसिस्टम, जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होती है, राइट, अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव। सो कंसिस्ट ऑफ सेटिंग दैट डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द इंडिविजुअल्स बट स्टिल अफेक्ट देम। द इंडिविजुअल डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी सिस्टम बट दे इन्फ्लुएंस देयर डेवलपमेंट, राइट, कि एक्सोसिस्टम में क्या होता है कि जो डायरेक्टली उस बच्चे से कहीं लिंक नहीं होता, लाइक राइट, कि अगर पेरेंट्स की जॉब ऐसी है कि भाई उनका जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी अच्छा है, उनको स्ट्रेस नहीं है, तो वो बच्चे को अच्छे से जो है उसकी केयर करेंगे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट घर पे भी रहेगा। लेकिन अगर जब पेरेंट्स काम से आ रहे हैं लेकिन उनको ही इतना स्ट्रेस है, वो बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है अपना जो ऑफिस का गुस्सा है वो भी बच्चे पर निकाल रहे, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बच्चे को इम्पेक्ट करती हैं। लाइक अ पेरेंट्स वर्क प्लेस अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स लाइफ। इफ अ पेरेंट वर्क लॉन्ग आवर्स द चाइल्ड मे रिसीव लेस अटेंशन एट होम, राइट, कि ये जो एक्सो सिस्टम है वो भी बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है वो कहीं डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन वो बच्चे को इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है। तो एक्सो सिस्टम क्या है, जो हमारा अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव है, राइट, तो ऐसी व्यवस्थाएं शामिल है जो सीधे तौर पर बच्चे से कोई लिंक नहीं है उस व्यक्ति से, लेकिन फिर भी उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक, देन पेरेंट्स का प्रोफेशन है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, उसका टाइम टेबल कैसा है, टाइमिंग्स कैसी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बच्चे को इम्पैक्ट करेंगे, राइट, कि किसी के पेरेंट्स मिलिट्री में तो उनके घर का एनवायरमेंट थोड़ा अलग मिलेगा। देन किसी के पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो सबके घर में यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर उस व्यक्ति को इम्पैक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मैक्रो सिस्टम, राइट, कि हमारा कल्चर वैल्यूज़ क्या है, हमारी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लॉज हैं, क्या कस्टम्स हैं, तो वो भी बच्चे को यहाँ पर इम्पैक्ट करती हैं। सो द ब्रॉडेस्ट लेवल इंक्लूडिंग कल्चरल वैल्यूज, लॉज, कस्टम्स एंड सोशल सिस्टम इन्फ्लुएंस हाउ अदर सिस्टम्स ऑपरेट एंड शेप इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, राइट। तो बच्चे का कल्चर कैसा है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे अपनी सोसाइटी में, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन सी जो कस्टम्स हैं वहाँ पर निभाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं। तो व्यापक स्तर पर जैसे कि सांस्कृतिक मूल्य, कानून, रीति रिवाज कैसे हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं वहाँ की, तो ये प्रभावित करता है कि अन्य प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं और व्यक्तिगत विकास को कैसे आकार देती है, राइट। तो शिक्षा को और समानता को महत्व देने वाली संस्कृतियों में पले बड़े बच्चों का जो अनुभव है वो सीमित शैक्षिक अवसरों या लिंग प्रतिबंधों वाले समाजों के बच्चों से अलग होते हैं, राइट, कि एक जैसे इन्होंने बताया कि कोई कल्चर है जिसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये लड़का है या लड़की है, और एक कल्चर है जिसमें शिक्षा और समानता को महत्व दिया जाता है। तो जब दो बच्चे आएंगे, एक इस कल्चर से यहाँ पर बच्चा आएगा जहाँ पर समान व्यवहार है, और एक जब ये इस कल्चर से आएगा जहाँ पर लिंग प्रतिबंधों वाला समाज है, राइट, कि बच्चों से भेदभाव करते हैं, तो दोनों की जो है डेवलपमेंट अलग होगी, ठीक है, दोनों का माइंड सेट यहाँ पर अलग होगा, तो वो चीज़ें भी हमारे मीजो सिस्टम में जो होती है उस व्यक्ति को इम्पैक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट इज आर क्रोनो सिस्टम, ये होता है हमारा टाइम एंड लाइफ की जो ट्रांजिशन होती है, राइट, समय और जीवन संक्रमण। सो रेफर्स टू द चेंज ओवर टाइम दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, इंक्लूड्स पर्सनल लाइफ ट्रांजिशन, लाइक अगर पेरेंट्स का कोई डाइवोर्स हो गया है, स्कूल चेंज हो गया, बिल्कुल बच्चे का प्लेस चेंज हो गया है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई पैंडमिक है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट मे बी अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन सच एज राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, कि कोई बच्चा था कि भाई उसको जो है जो अपना ट्रेडिशनल वे है, ठीक है, पेन पेपर, उससे जो है उसको एजुकेशन अच्छी लगती थी कि भाई जाए वो लाइव इंटरेक्ट करे, लेकिन अब जैसा सिस्टम आ गया है डिजिटल एजुकेशन का, वो उसको काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है। तो जो समय के साथ जो ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, या जो समय के साथ उसकी लाइफ में ट्रांजिशन हुआ है कि भाई काफ़ी अच्छा वो स्कूल में चल रहा था, उसके जो टीचर्स से उनके साथ अच्छा कनेक्शन था, लेकिन क्या हुआ, जो है पेरेंट्स का ट्रांसफ़र वगैरह हुआ, उसका
स्कूल चेंज हो गया है यहाँ पर, उसके फ्रेंड्स चेंज हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो टाइम के साथ जो है चेंज होती है, तो उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, तो वो भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ये जो है क्रोनो सिस्टम संदर्भित करता है, जो विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें व्यक्तिगत जीवन के संक्रमण, जैसे कि माता पिता का तलाक है, स्कूल चेंज हो रहा है, और कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो वो यहाँ पर शामिल है, राइट। कि हो सकता है बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फैमिली की बिल्कुल लो हो गई है, या बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल अपग्रेड हो गई है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगी। उदाहरण के लिए एक बच्चे का विकास तकनीकी क्रांति से प्रभावित हो सकता है, राइट। कि उसको पढ़ना था कि भाई वो लाइव जाए, टीचर्स के साथ बैठे पढ़े, लाइव डाउट हो उनके, राइट। लेकिन अगर ऑनलाइन जब शिक्षा आ रही, डिजिटल शिक्षा का जैसे उदय हो गया टाइम के साथ, तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, या उनके साथ वो कॉप अप अच्छे से नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को इम्पैक्ट करेंगी। तो अब जो भी हमने सारी थ्योरीज करी हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उनके बेसिस पे आपके ये क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और आपको कमेंट करना है कि भाई कौन कौन से आपके कौन से आंसर्स आपने टिक किए यहाँ पर। और ये चीटिंग यहाँ पर कोई नहीं करनी है, क्योंकि वो चीटिंग हमारे साथ नहीं होगी, वो आप खुद के साथ ही कर रहे होगे, अगर आप इसमें भी अगर चीटिंग कर रहे हैं तो, राइट। तो इंस्टेड ऑफ चीटिंग यू कैन वॉच द वीडियो completely again and then try to answer the questions, right। इनको अच्छे से पढ़े, और इनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। तो इनका आंसर आपको कमेंट बिल्कुल याद से करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी सीरीज पसंद आ रही है, सिलेबस है स्पेशल एजुकेटर का, वो हम कवर करा रहे हैं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। कनेक्ट विद अस एवरीवेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।